This is Rama. Welcome back to my YouTube channel or just English classes. Friends, today we will discuss about the most important part, fourth part of the most important series, Most Expected MCQs by William Shakespeare. Friends, this series is very important for all exams. Which are you preparing for? आप जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियोज़ आपके लिए एकदम से बढ़िया साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है हमारा। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने डिटेल्स पढ़ी हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और नहीं भी पढ़ी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे भी आप मेरे साथ बने रहें और अच्छे से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँ रिलीवेंट मटीरियल। Friends, maybe my voice will be a little bit slow today because I have a sore throat today. I am not feeling well, but still I am with you. Okay, let's begin our video. First question is, in which play of Shakespeare? Firstly, I want to say to you that please like कर दीजिए वीडियो को, है ना। प्लीज़ लाइक द वीडियो, नहीं तो आप भूल जाते हैं और बाद में मैं कहती नहीं हूँ, बीच में मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। इसलिए गाइस अभी से एक बार आप लाइक का प्रेस कर दीजिए, उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे, है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, कि हाँ आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, प्लीज़, है ना। चलिए, तो इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो इज डेड सेफर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में ट्रिब्यूट टू मार्लो को ये ट्रिब्यूट किया गया है कि डेड सेफर्ड के रूप में मार्लो को यहाँ पे ट्रिब्यूट किया गया है? कौन से प्ले में? ये ट्वेल्थ नाइट है, मेजर फॉर मेजर है, एज यू लाइक इट है, या फिर टेम्पेस्ट है? बताइए कौन सा प्ले होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे एज यू लाइक इट, क्योंकि यहीं पे बात हो रही है सेफर्ड वगैरह की, है ना। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इसकी सेटिंग है, तो यहीं पे तो बात हो रही है ना इन सब लोगों की। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट। ओके, तो नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गाइस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? पता नहीं क्या हो जाता है, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ। ओके, चलिए, हाँ। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसका आपको पता होना चाहिए। क्या है? एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। कहते हैं ना कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो जो टिड्डे वगैरह को पकड़ के मार देते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम गॉड के लिए हैं, वो भी हमारे साथ सिर्फ गेम्स में, हम जैसे खेल में उनको मार देते हैं पकड़ के, तो ऐसे ही गॉड भी हमारे साथ करते हैं, वो भी हमें खेल में मार देते हैं। तो किसने कही है ये बात? ग्लॉस्टर ने कही है किंग लियर में, किंग लियर ने कही है खुद, ओथेलो ने कही ओथेलो में, हैमलेट में। तो हैमलेट ओथेलो का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, किंग लियर में कही गई है। बट ये कन्फ्यूज़न है आप लोगों को रहेगा कि ग्लॉस्टर ने कही है या फिर किंग लियर ने कही है। तो ये बात गाइस ग्लॉस्टर ने कही है किंग लियर के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और कहाँ की बात है ये, कहाँ पे आती है ये लाइन? एक्ट 4 में आती है। ठीक है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में ये बात आती है ना। और ये क्या है? किंग लियर मेजर ट्रेजेडी में से एक मानी जाती है ये। तो कौन सा आपका जो सही रह जाने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट हियर। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स, उसकी स्टोरी को क्या चाहिए? रोमन्स चाहिए और किंग्स चाहिए। बट ही थिंक्स, लेकिन वो केवल एक आदमी की तरह सोचता है। मतलब कहने का ये है कि उसके जो प्ले वगैरह हैं, जो उसकी स्टोरीज़ हैं, उनमें आपको किंग देखने को मिलेंगे, रोमन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो उसकी जो मेंटलिटी है, उसकी जो सोच है, वो एक कॉमन मैन की तरह है। तो हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर? किसका रिमार्क है ये विलियम शेक्सपियर के लिए? बेन जॉनसन ने कहा है, ड्राइडन ने, सैमुअल जॉनसन, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड? ये गाइस यूपी पीजीटी में आया है 2016 में। तो ये पूरी संभावना ऐसे क्वेश्चंस की रहती है। तो किसने कहा है ये बताइए? ऑप्शन सी इज राइट हियर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सैमुअल जॉनसन ने ये बात कही है। कहाँ पे कही है? प्रीफेस टू शेक्सपियर में। किसका वर्क है ये? मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रीफेस टू शेक्सपियर, राइट। ये गाइस, तो ये इनका वर्क है। किनका वर्क है? सैमुअल जॉनसन का। और इन्हीं ने ये बात कही है अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर में, शेक्सपियर के लिए रिमार्क किया है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? डॉक्टर जॉनसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। गाइस अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको नहीं पता ना तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हटके टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखा जा सकता है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे तो इट्स बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। ओके, चलिए क्या होगा इसका? डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन ने कहा है, टी.एस. इलियट ने, या फिर आई.ए. रिचर्ड्स ने? किसने कहा है ये ऐसा? तो गाइस ये जॉन ड्राइडन ने कही है ये बात। ओके, जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है। और कहाँ पर कही है? जॉन ड्राइडन ने। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, कहाँ पे कही है? एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। किसमें? देखिए ये आपको एडिशनल जानकारी मिल रही है। कहीं पे अगर आ जाए कि एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी किसने लिखा है तो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। और किस पे लिखा है भाई? शेक्सपियर पे लिखा है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। मतलब शेक्सपियर को ये लाइन उन्होंने कही है। छोटी बात ये लिखने में, है ना। चलिए कोई नहीं, आपको मैं बता तो रही हूँ ना जितना भी आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, जितना भी हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ओह क्या हो रहा है यार, 1 सेकेंड गाइस, ये थोड़ा ना कभी कभार मोबाइल हैंग हो जाता है, क्या हो जाती है प्रॉब्लम समझ में नहीं आता मुझे। चलिए कोई नहीं, हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इज द डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन मदर है हैमलेट की और डेनमार्क की क्वीन भी है? तो पोर्शिया, रोजलिंड, गर्ट्रूड या फिर ओफेलिया? कौन है? पोर्शिया तो हैमलेट में है ही नहीं। कहाँ पे है पोर्शिया? मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगी आपको। रोजलिंड कहाँ मिलेगी? एज यू लाइक इट का कैरेक्टर है। ओफेलिया हैमलेट में तो है बट ये इसकी बिलव्ड है हैमलेट की। तो मदर कौन हुई? गर्ट्रूड इसकी मदर हो जाती है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट पे चले। हाँ, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स स्टोरीज। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है उसमें क्या स्टोरी है? इसकी थीम क्या है, स्टोरी क्या है? तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स की ट्विन ब्रदर्स की कहानी है, इसमें 2 सिस्टर्स की है, हीरो और विलन की है, या फिर किंग और क्वीन की है? देखिए ना, तो इसमें ए ऑप्शन इज राइट है आपका। ओके, ए ऑप्शन सही है क्योंकि दो ब्रदर हैं जो मतलब गुम हो जाते हैं, छोटेपन में ही बिछड़ जाते हैं अपने फादर से। तो इस तरीके से उनकी स्टोरी है कि कैसे वो मिलते हैं और क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट वहाँ पर होता है। तो वही स्टोरी है इस पर। और कौन सा है ये? ट्विन ब्रदर्स का द कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइट। चलिए, तो ये अपना हम इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो उनकी डार्केस्ट कॉमेडी के रूप में जाना जाता है? मतलब बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया मज़ेदार जो कॉमेडी है जिसमें एकदम छक्के छूट गए लोगों के देखने के बाद, है ना, इतना एंजॉय उन्होंने किया। तो कौन सी है? मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट ये कोई वैसी ही नहीं है, ये तो कॉमेडी है ये, लेकिन ऐसी नहीं है गाइज। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी है। और एज यू लाइक इट आपकी ये क्या है? ये भी आपकी उसी में आती है। और मेजर फॉर मेजर क्या है? ये आपकी डार्क कॉमेडी में आती है। कौन सी आती है? मेजर फॉर मेजर आपकी डार्क कॉमेडी में आती है। कहाँ पे है इसकी सेटिंग ये पता है आपको? वेनिस, है ना। जो मेजर फॉर मेजर है गाइज, इस तरीके की बातें आपको पता रखनी है। इसकी सेटिंग कहाँ है? वेनिस में। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वेनिस में इसकी सेटिंग हो गई। और क्या हो सकता है? कुछ कैरेक्टर्स के नाम पता है आपको इसके अंदर? देखिए इसमें इसाबेला है, एंजेलो है, एस्केलस ड्यूक है ना, और काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, तो कौन सा था हमारा? मेजर फॉर मेजर है। चलिए नेक्स्ट पे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी बाय। किसके द्वारा है ये? तो ये तो भाई क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। तो किस पे आ जाएंगे हम लोग सीधा ए पे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ए पे मार्क करके निकल लो यहाँ से, इसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए, तो हैमलेट इज सेट इन, मतलब वही सेटिंग कहाँ थी हैमलेट की? अल्बानिया, डेनमार्क, ग्रीस या फिर पोलैंड। अभी अभी क्वेश्चन आया था कि डेनमार्क की क्वीन कौन थी और गर्ट्रूड मतलब इसकी मदर कौन थी। तो गर्ट्रूड सीधी सी बात है कहाँ पे होगी इसकी सेटिंग? डेनमार्क में हो जाएगी, राइट ना। सॉरी गाइस, कहाँ पे हो जाएगी? डेनमार्क में इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो कौन सा अपना सही ऑप्शन हो जाएगा? ये पहला लगवाएगा, सॉरी। तो ये डेनमार्क, बी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, बी ऑप्शन इज राइट हियर, डेनमार्क।
नेक्स्ट पे चल रहे हैं। रोजलिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इज एपियर्स। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि रोजलिंड कहाँ पे मिलती है हमें, तो एज यू लाइक इट में रोजलिंड है, मेल फीमेल कैरेक्टर है, किसका, सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, इसी पे जो है ये स्टोरी है मैक्सिमम। तो ठीक है, सीलिया इसकी फ्रेंड होती है और इसके चाचा की बेटी भी होती है, क्योंकि इसके फादर को क्या कर देता है, इसका जो चाचा है वो वहाँ से मतलब उसका सब कुछ छीन करके उसको जो है बैनिस्ड कर देता है, ड्यूक सीनियर उसका नाम है, तो उसको ये बैनिश कर देता है इसका चाचा, है ना, इसका अंकल। तो इसके बाद ये जाती है, डिस्गाइज हो जाती है गैनीमेड के रूप में, और ये कहाँ रहते हैं, सीलिया बन जाती है एलिना, और जो ये अपनी गैनीमेड है ये होती है रोजलिंड। तो ये अपना भेष बदल करके जंगल में रहते हैं ये लोग, है ना। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सॉरी, कहाँ पे थे हम, रोजलिंड कहाँ की कैरेक्टर है, एज यू लाइक इट की। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन, क्या हो गया भाई, ये ब्लैंक कैसे हो गया, अच्छा, इज अ कॉमिक कैरेक्टर बाय शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ द हिज प्लेस। ये जो कॉमिक कैरेक्टर है कौन सा है इसमें जो कम से कम एक से ज़्यादा प्ले में रोल कर रहा है कॉमिक कैरेक्टर के रूप में, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, मतलब ये कम से कम 4 प्ले हैं जिसके अंदर ये कैरेक्टर काम करता है, ये भी बता देती हूँ आपको। तो कौन है ये गाइज, ये सर जॉन फालिस्टाफ है, ये सर लिख गया है यहाँ पे गलती से, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये ऐसा ही है, सर होगा, तो सर जॉन फालिस्टाफ है, एरियल है, क्लॉडिस है, एंटोनियो। तो एरियल, क्लॉडिस, एंटोनियो ये तो गाइज कॉमिक कैरेक्टर है ही नहीं, आपको पता है। तो कॉमिक कैरेक्टर कौन है, सर जॉन फालिस्टाफ है। और ये किस किस में मिलता है आपको ये भी बताना है, किस किस में मिलता है आपको, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ए ये तो आपका सही हो ही जाएगा, खैर, लेकिन ये है किस किस में गाइज याद रखिए, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ। हेनरी, ये लिखा नहीं जाता, इस पर थोड़ा सा, हेनरी 4th है पहला, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा, हेनरी 4th पार्ट 2nd, ओके, हेनरी 4th पार्ट 1st, हेनरी 4th पार्ट 2nd एंड मैरी वाइज ऑफ विंडसर, ठीक है। कम से कम इतने जो प्ले हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 3-4 प्ले के अंदर हमारा जो ये कैरेक्टर है ये कॉमिक कैरेक्टर के रूप में वर्क करता है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल थो द ब्राइटेस्ट फेल। तो यहाँ पे हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर की ये लाइन है, तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट किसको रेफर किया गया है, मैकडफ को, मैकबेथ को, लूसीफर को, या फिर मेलकम को, किसको कहा गया है। तो ये गाइस सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किसकी लाइन है, ये आपको किसकी लाइन लग रही है, ये मैकबेथ की लाइन है। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल थो ब्राइटेस्ट फेल, तो ये मैकबेथ की लाइन है, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लूसीफर, है ना। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल appears in William Shakespeare play Macbeth। तो दिस इज लाइन स्पोकन बाय मेलकम इन एक्ट 4 सीन 3। कहाँ पे बोली गई है, मेलकम के द्वारा बोली गई है, और एक्ट 4 ये एक बार मैं मार्क कर दूँ, नहीं तो आप फिर सी ऑप्शन इज राइट है इसका। तो यहाँ पे जो लूसीफर है उसी को यहाँ पे ब्राइटेस्ट बोला गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। विच ऑफ द 4 प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। कौन से इन 4 प्ले में से कौन से प्ले के अंदर रॉबिन गुडफेलो नाम का कैरेक्टर आपको मिलता है। तो ये तो देखते ही समझ जाना चाहिए, रोमियो एंड जूलियट में तो नहीं है, टेमिंग ऑफ शू में भी नहीं है, एज यू लाइक इट में भी नहीं है, तो किस में है, डी में है, यानी कि अपना मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हमको रॉबिन गुडफेलो नाम का कैरेक्टर नज़र आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, Which of Montaigne's essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant। मतलब मोंटेन किसको बोला गया है, इस फादर ऑफ एसेज बोला गया है मोंटेन को, और अगर इंग्लिश एसे की बात करें तो बेकन को, ठीक है, बेकन को कहा गया है फादर ऑफ एसेज, इंग्लिश एसेज, और मोंटेन को फादर ऑफ एसेज। ऐसे से इंस्पायर होकर के ये जो कैरेक्टर प्रोस्पेरो का सर्वेंट जो बना है उसको लेके आया है ये हमारा शेक्सपियर भाई साहब लेके आए हैं। तो ये यहाँ पे आपका बनता है ऑप्शन कौन सा राइट है, बी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट हो जाता है गाइस, सॉरी
1 मिनट। हाँ, कहाँ पे था? हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। तो कौन सा बनता है इसमें गाइस? ये बी ऑप्शन इज राइट बन जाता है, यानी कि ऑफ द कैनिबल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। गाइज क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो दे सकूँ, राइट। तो फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, विच फर्स्ट वॉज माइन ऑन किंग। तो ये कौन बोलता है? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, मतलब मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे पास है। तो विच फर्स्ट वॉज माइन ऑन किंग, मतलब तो मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मेरे पास भी तो वो सब चीज़ें हैं ना जो तुम्हारे पास है। तो कौन बोल रहा है इस लाइन को इसके अंदर, बताइए। तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कैलिबन। कैलिबन कहता है, कैलिबन कौन है यहाँ पे, मुझे ये भी बता दीजिए। ठीक है, मुझे ये भी बताइए कैलिबन कौन है। गाइस ये जो साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल थी ना, इसने क्या किया था, जो ये तुम्हारा कैलिबन है, इसने किया क्या था, इसने गड़बड़ कर दी थी एक छोटी सी, कि इसने जो इसकी बेटी थी ना मिरांडा, उसका रेप करने की कोशिश की थी कैलिबन ने। तो कैलिबन को यहाँ पे प्रोस्पेरो ने, क्योंकि जादुई पावर तो इसके पास थी ही, तो इसने इसको क्या बना लिया था, अपना गुलाम बना के रख रखा था इसको। ठीक है, कैलिबन को। और किसका बेटा था ये? और ये पता है आधा फिश और आधा इंसान था, समझ गए आप, आधा फिश और आधा इंसान। तो कैलिबन हो जाएगा यहाँ पे ये लाइन बोलने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। हाँ, हु वॉज मैकबेथ इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जब प्ले स्टार्ट होता है तो जो मैकबेथ की क्या उपाधि थी, कौन सी पोस्ट पे था मैकबेथ? तो थेन ऑफ ग्लैमिस था, थेन ऑफ फाइव था, थेन ऑफ काउडर था, या फिर थेन ऑफ वेनिस था? तो क्या था यहाँ पे, कौन सी उपाधि उसको मिली हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही है वो है थेन ऑफ ग्लैमिस, यानी कि, और बाद में कौन सी मिल गई थी? थेन ऑफ काउडर। जब वहाँ पे हरा दिया गया था, किसको हराया था उन्होंने? जब उनका युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था गाइस? चलिए चलिए इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। आर्मर बियरर, जो मैकबेथ में आर्मर बियरर कौन है? तो सिबॉर्ड है, रॉस, ये रॉस है, ठीक है, ROSS रॉस है, एंगस है, या फिर सेटन है? तो कौन सा इसमें आपका आंसर रहेगा? तो इसमें सेटन है गाइस, यानी कि डी, ऑप्शन डी इज राइट। मैकबेथ कब आया था ये भी बता दीजिए। तो 1606 में आया था मैकबेथ। कब आया था? 1606 की बात करिए। और होकम, एक होकम के नाम से जो 4 मेजर ट्रेजेडी है उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो होकम, एच से मतलब है हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, और एम से मैकबेथ। तो यहाँ पे इनका जो क्रम है ना, ये 1 मान लीजिए, ठीक है। ओथेलो, ओथेलो को 3 मानिए आप, और यहाँ पे 4 या फिर 5, और कहीं कहीं फिर आपको ये ऐसे भी देखने को मिल जाता है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है ये। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। टोटल नंबर कितनी है? टोटल सोनेट अगर बात करें हम शेक्सपियर की, तो वो कितनी है भाई? ऑप्शन डी इज राइट है, 154। इसमें ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा ऑप्शन सही है? 154 ऑप्शन हमारा सही है। 1 सेकेंड गाइस, ये चलिए। तो शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, शेक्सपियर को किस किस ने क्रिटिसाइज किया है और किस क्रम में किया है, वो सही क्रम आपको बताना है यहाँ पे, कि किस किस ने इसको जो है क्रिटिसाइज किया है और कब कब किया है, ये बताना है। तो स्पर्जियन, T.S. एलियट, स्टीफन ग्रीनबर्ग। तो मैं आपको इसका क्रम बता देती हूँ। सबसे पहले बात आती है AC ब्रैडले। AC ब्रैडले ने कहाँ पे है? ब्रैडले लास्ट में है यहाँ तो, लेकिन 100 कब किया था इन्होंने? 1904 में। एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1904 में किसने किया था? ब्रैडले ने, ठीक है। TS किस में किया था? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करती हूँ मैं किसकी,
स्टीफन टी.एस. एलियट, ठीक है, टी.एस. एलियट का अगर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने 1919 में क्रिटिसाइज़ किया था, 1919 में, ठीक है, 1919 में किया था। स्पर्जन की बात करूं मैं तो इन्होंने शेक्सपियर्स इमेजरी में किया था 1935 में, 1935 में किया था, राइट। और इसके बाद स्टीफन ग्रीनबेल्ट की बात करूं तो उन्होंने किया था ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1987 में, 1987 में किया था। तो अब खुद ही देख लीजिए आप, सबसे पहले ब्रैडले आ जाएंगे, किस में हैं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, ब्रैडले हो जाएंगे सबसे पहले, इसी में है ब्रैडले, उसके बाद स्पर्जन हो जाएंगे, उसके बाद टी.एस. एलियट हो जाएंगे और फिर स्टीफन ग्रीनबेल्ट हो जाएंगे सबसे लास्ट में, है ना। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, ये लाइन कहाँ पे मिलती है आपको कि प्रेजेंट फियर्स, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पहले भी आ चुका है कि, है ना। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका, जो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, अच्छी बात है ना। तो ये किस में ये लाइन आती है आपको, कहाँ पे अपीयर होती है, मैकबेथ में, किंग लियर में, ओथेलो में या फिर जूलियस सीजर में, तो ये मैकबेथ हो जाएगा, ठीक है, मैकबेथ हो जाएगा। और हाँ चलिए ना, और हेमिंग और कोंडेल ने मैकबेथ को पब्लिश किया था 1623 में फर्स्ट फोलियो के अंदर। फर्स्ट फोलियो किसने प्रिंट कराया था, हेमिंग एंड कोंडेल ने। तो क्या था हमारा आंसर, मैकबेथ इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए यार ये ना समस्या मुझे कभी कभी ऐसे आ जाती है। चलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड ओथेलो इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो इयागो और ओथेलो के बीच रिलेशनशिप थी, इसके अंदर प्ले के अंदर किस में थे दोनों, ओथेलो में थे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या नज़र आता है इस रिलेशनशिप में आपको, इनवर्जन है, आयरनी है, इन्वेंडो है या फिर इनोवेटिव है। देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ ली गई है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है इयागो और ओथेलो में, देखिए आपको पता है सीधी सी बात कि जो ओथेलो है वो तो बहुत बिलीव करता है, कब माना जाता है, इसका टाइम पीरियड कब माना जाता है ओथेलो का, बताइए। ओथेलो का जो टाइम पीरियड है वो 1603 माना जाता है, मैंने बताया था अभी आपको। तो यहाँ पे आप देखिए जो 1603 में ये वेनिस में इसकी सेटिंग है, तो जो इसकी रिलेशनशिप है यहाँ पे, इयागो को तो जेलसी है ओथेलो से, राइट, और जो ओथेलो है वो उसके अपोजिट उस पर भरोसा कर रहा है, वो उसको नोबल समझ रहा है, उस पर ट्रस्ट कर रहा है, तो कैसा है, इन्वर्जन है ना। यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई ये क्या है, मतलब ये, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन, राइट। चलिए, In which play by Shakespeare do we find widowed queens questioning the assumptions of male politics? कौन से प्ले में आपको एक विडो क्वीन जो है, विडोड जो क्वींस हैं वो क्वेश्चन करती नज़र आ रही हैं एजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स, जो मेल लोग जो राजनीति में पॉलिटिक्स करते हैं तो उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कौन से प्ले में, हेनरी फिफ्थ में, रिचर्ड थर्ड में, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, जूलियस सीजर में। तो किस में मिलता है आपको ये, बताइएगा इस फटाफट, के ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि रिचर्ड थर्ड। कब आया था रिचर्ड थर्ड, ये बताइए कब, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आया था 1592 में। कब आया था, 1592 में आया, यानी बी ऑप्शन जो आपका है ये 1592 में आया था। और इसी में जो है ये क्वेश्चन किया जा रहा है विडोव्ड क्वींस के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है राइपनेस इज ऑल, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ मिलती है ये आपको, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, किंग लियर में मिलती है ना। कहाँ पे मिल रही है, किंग लियर में मिल रही है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा हमारा। कब आया था किंग लियर, हॉकम, मैंने बताया आपको, तो 1604 की बात करेंगे हम, अगर इसकी बात करेंगे तो, है ना। चलिए, ऐसी ब्रैडले शेक्सपियर एंड कॉमेडी वॉज पब्लिश्ड इन, अभी क्वेश्चन गया था पीछे और मैंने आपको उसमें बताया था कि ऐसी ब्रैडले की जो शेक्सपियर एंड कॉमेडी है वो कब आई थी, तो ये 1904 में आई थी। कब आई थी, 1904 में आई थी, ऑप्शन सी, सॉरी बी, है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप मुझे ये बताइए कि जो ये प्ले है शेक्सपियर के, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है क्रम के, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है बिल्कुल, किंग एडवर्ड नथिंग और ट्रोलस एंड क्रेसिडा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किंग लियर कब आया था। अभी बताया आपको कि किंग लियर की डेट कब है, होकम 1604 में समझ लीजिए आप इसको, है ना, 1604 में तो आप किंग लियर समझ लीजिए। मैकबेथ कब आया था, 1605 में समझ लीजिए इसको, ठीक है। और मच एडो अबाउट नथिंग कब आया था आपका, है कुछ अता पता? गाइस बोला नहीं जा रहा है, दिक्कत हो रही है वाकई में। चलिए कोई नहीं, पूरा तो करना है मुझे। तो मच एडो अबाउट नथिंग कब आया था, 1600 के आसपास समझ लीजिए आप इसको, है ना, 1600 समझ लीजिए, 1600। ट्रोलस एंड क्रेसिडा का टाइम पीरियड क्या है, ये आया था 1603 में, है ना, रिटन हुआ था और पब्लिश हुआ था शायद, आई थिंक ये 1609 में पब्लिश हुआ था। तो 1603 आप इसको आने की डेट देख रहे हैं हम तो ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा सही हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो मच एडो अबाउट नथिंग, तो पब्लिश होने की बात देखें तो 9 मान लीजिए आप इसको, है ना, 9 ही समझ लें आप इसे। तो कौन सा क्रम हो जाएगा, इनमें सबसे पहले कौन नज़र आ रहा है आपको, 1604 यानी कि 1600, है ना, मच एडो अबाउट नथिंग। सब इसको आप 5 समझ लें या मेरे हिसाब से ये 6 भी समझ लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ट्रोलस एंड क्रेसिडा को। तो सबसे पहले मच एडो अबाउट नथिंग ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है मच एडो अबाउट नथिंग। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट, बच्चा बच्चा जानता है इसको, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी एफ जी जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। द ग्लोब थिएटर ओपनिंग, ग्लोब थिएटर कब ओपन किया गया था, 1585 में, 1593 में, 1599, 1603। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि 1599 में ग्लोब थिएटर को ओपन किया गया था, 1599 में, राइट। चलिए, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम that nature might stand up and say to all the world, this was a man। किसने कहा था ये और किसके बारे में कहा था, ये बताना है आपको। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world। इनोबर्बस ने कहा था एंटोनी को, एंटोनी के ऊपर, ब्रूटस ने सीजर के ऊपर कहा था, क्लियोपैट्रा ने एंटोनी के ऊपर कहा था, या फिर मार्क एंटोनी ने सीजर के ऊपर ये कहा था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। कब किया गया था ये जूलियस सीजर, किया था 1599 में। ये पहला प्ले है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो जूलियस सीजर है, तो जूलियस सीजर में कहा था, ये जो कैरेक्टर हैं ब्रूटस, क्लियोपैट्रा, एंटनी, मार्क एंटनी, सीजर, एंटनी इनोबर्बस, ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर आपके जूलियस सीजर के हैं। लेकिन कहा किसने था ये बताना है हमें, तो डी ऑप्शन सही है इसमें, यानी कि मार्क एंटोनी ने कही थी ये बात, किसके ऊपर, सीजर के ऊपर। और कब परफॉर्म किया गया था ये सबसे पहला हिस्टोरिकल प्ले है, रोमन प्ले भी है ये, ठीक है। जूलियस सीजर, कोरियोलेनस और एंटनी और क्लियोपैट्रा, ये 3 हमारे रोमन प्ले हैं, ये आपको याद रखना है। तो 1599 के अंदर ये परफॉर्म किया गया था सबसे पहले जब ग्लोब थिएटर खुला था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies। The author of these lines, इस लाइन्स के ऑथर कौन है, तो हम विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं गाइस, तो इससे आगे हम जाएंगे नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही था और कुछ सही नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ, सेक्सुअल जो पजेसिवनेस है वो इनमें से कौन से प्ले की है, कोरियोलेनस की है, जूलियस सीजर की है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सेक्सुअल पजेसिवनेस इसमें किसकी थीम है, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, यानी कि ये है ना, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, क्योंकि इसी में तो है ना कि किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है। ये कॉमिक प्ले है और कब लिखा था ये, शायद 1905 या 6 में लिखा गया होगा ये, 16 गाइज, है ना सॉरी गाइज, 1695 या फिर 96 में के करीब ये लिखा गया था,
है ना, और पब्लिश किया गया था, बल्कि ये चले 16 क्यों लिख रही हूँ यार, मैं ही कंफ्यूज हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। ये तो 15 होगा ना, फिर 16 मतलब यार मतलब इतने टाइम तक तो शेक्सपियर चले गए थे दुनिया से, 1616 में डेथ हो गई थी शेक्सपियर की। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, सॉरी यार, तबीयत ख़राब है थोड़ा। तो सेक्सुअल पजेसिवनेस माँ मिडसमर नाइट ड्रीम में थी, और 1595-96 के करीब ये प्ले लिखा गया था, ठीक है। और 1597 में ये क्या क्या हुआ था, इसको थिएटर में प्ले किया गया था। ओके, चलिए, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें, थीसियस है, ड्यूक ऑफ एथेंस है, हिपोलिटा है। थीसियस और हिपोलिटा की मैरिज का इसमें जो पूरा का पूरा वो है वो दिखाया जाता है, ठीक है, जो इवेंट है इसके अंदर। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप आपको पसंद आए होंगे गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए मेरे साथ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।